अनुराग जी, आ जाओ बाबा। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। ये सिंथेटिक चीजों का जो लबादा ओढ़ रखा है, इस विकृति को छोड़ो, प्रकृति और संस्कृति को अपनाओ। उसके लिए रोज आपको डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी अलग अलग संदर्भों में प्रबोधन देते हैं। एक बार जोरदार आपका अभिनंदन है। तो आज भी हर दिन एक नए विषय से अवगत कराते हैं कि ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, ये प्रकृति संस्कृति कैसे जीवन में इसका समावेश करके हम अपने स्वास्थ्य को श्रेष्ठतम बना सकते हैं। डॉक्टर अनुराग जी, तो स्वामी जी हम बात करते आ रहे थे दवाइयों के बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। स्वामी जी आज उसी डिस्कशन को हम आगे जारी रखेंगे। हमने विटामिन B12 के बारे में देखा, विटामिन D के बारे में देखा। आज स्वामी जी हम आयरन डेफिशिएंसी के लिए जो क्रिटिकल चीज़ स्वामी जी उसके बारे में बात करेंगे कि जो आयरन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो उससे क्या दिक्कत होती है, उसकी ज़रूरत कहाँ होती है, और जो सिंथेटिक आयरन टैबलेट्स हैं वो खाएं, सिंथेटिक आयरन सिरप पिएं, या स्वामी जी सिंथेटिक आयरन के इंजेक्शंस लगाएं। उनके मुकाबले नेचुरल आयरन जो है स्वामी जी, जो मंडूर भस्म से आता है, रोजी हिप से विटामिन C के साथ आता है, स्पिनच के फोलिक एसिड के साथ आता है, स्वामी जी वो कितना अच्छा है, कितना बायो अवेलेबल है और बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के। ये आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की कमी भी बहुत लोगों में है, थोड़ा बहुत तो कम, 50% लोगों में, और 20-25% लोगों में तो काफी कम हीमोग्लोबिन होता है। और उसके लिए फिर बहुत तरह के सिंथेटिक चीजें खाते हैं लोग। अरे अनार, गाजर, चुकंदर का जूस और ये हीमोग्रीट, ये नया फार्मूलेशन बनाया डॉक्टर साहब का, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हीमोग्रीट, हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्रीट, और प्लेटलेट्स जिनकी कम है उनके लिए प्लेटोग्रीट। ये नेचुरल तरीके हैं और इससे 100% आप अपने हीमोग्लोबिन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। बता रहे हैं, सुनो जरा। तो स्वामी जी हम ये देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी है क्या, हमारे शरीर में आयरन का काम क्या है, और कैसे स्वामी जी जो मेटल है वो हमारे शरीर को हेल्दी, हैप्पी और फिट रखता है। सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे शरीर के अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, हमारे लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके ऑल द वे शरीर के अलग अलग हिस्सों में लेके जाता है। तो जो ट्रांसपोर्ट का पूरा चेन है, एक तरीके से हम ये समझे सर कि ये जो ट्रक्स होते हैं जो हमारे खाने पीने का सामान पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, वैसे ही ट्रक्स ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड सेल्स के अंदर पैक्ड होता है, जिनको हम RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और उसकी अच्छी पैकिंग, अच्छी क्वालिटी का हीमोग्लोबिन और उसका सही कंसंट्रेशन तय करता है कि हम कितने हेल्दी, कितने हैप्पी हैं। और आयरन डेफिशिएंसी शायद दुनिया में सबसे बड़ा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है कि न्यूट्रिशन की जहाँ कमी होती है वहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन को अगर हम गौर से देखें तो ये ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जहाँ मेरा भी कर्सर है जो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोटीन है, इसके बीच में एक आयरन है, और इसके ऐसे 4 यूनिट बनकर एक फंक्शनल हीमोग्लोबिन का यूनिट बनाते हैं। जो आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये जो 4 फंक्शनल यूनिट हैं ये हीमोग्लोबिन है, और ये ही हमारे शरीर को पिंक कलर प्रदान करता है। हमारा जो ब्लड है वो रेड इसकी वजह से होता है, और इसीलिए लोग इसको ओवरऑल हेल्थ से जोड़ के भी देखते हैं कि अगर आप थोड़े पीले ज़्यादा पड़ रहे हैं या आंखें थोड़ी पीली हैं, जो नाखून है वो पीले पड़ रहे हैं, स्किन में पेलनेस पेलौर है, तो कहीं हमारा जो शरीर है वो हेल्दी, हैप्पी शायद नहीं है। अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें, एज के हिसाब से देखें कि हमारे शरीर में कितना अच्छा हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए, एडल्ट मेल में लगभग 13.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर तक, फीमेल्स में 12 से 15 तक, न्यूबॉर्न में 14 से 24 तक, और इन्फेंट्स में 9.5 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर तक इसका हेल्दी लिमिट माना जाता है। और अगर ये लिमिट ऐसी बरकरार रहे तो हमारा जीवन चक्र भी ठीक ठाक चलता है। पर अगर ये लिमिट में कम हो जाए, अगर कहीं और दिक्कत बढ़ती जाए तो एनीमिया जैसी हालत हो जाती है, ब्लड के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। और ये वर्ल्ड का मैप है, पूरी दुनिया का मैप है जो ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया को दिखाता है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह कितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है। और आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली जो हमारा देश है, वहाँ ये एनीमिया सबसे ज़्यादा है। और भारत सरकार का भी एक अभियान चलता है, इसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत, और काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी कुछ ट्रेन करते हैं, काफ़ी कुछ जागरूक करते हैं कि भाई एनीमिया से बच के चलें, और जहाँ जहाँ हमारी अच्छी डाइटरी हैबिट्स हैं उनको इस्तेमाल करें ताकि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा बना रहे। अब हमारे शरीर में ये जो आयरन है, जो हीमोग्लोबिन का कोर है, वो
कैसे एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यूटिलाइज होता है और स्टोर होता है। ये 4 बड़ी चीज़ें हैं जो आयरन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट और कंट्रोल करती हैं, कि अगर इनमें किसी एक में भी कमी हो तो वो एनीमिया का कारण बन जाता है। तो अब देखें, जो हम आयरन खा रहे हैं, जो हमारी डाइट के तौर पे आ रहा है, हम जो हमारे पत्तीदार सब्जियां खा रहे हैं और जो मांसाहारी लोग अपना खाना खा रहे हैं, उसके थ्रू आयरन हमारे शरीर में जाता है। हमारा जो शरीर के अंदर जो बड़ी आंत है, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। वो एब्जॉर्ब होके आयरन का जो केमिकल कोड है वो Fe है, फेरियम इसको बोलते हैं, और ये एक प्रोटीन से बाइंड करता है, फेरिटिन से, और वो फेरिटिन आगे ट्रांसफेरिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट के लिए जाती है। वो फिर जाती है हमारे मसल्स के अंदर, मायोग्लोबुलिन से बाइंड करती है, और फिर जाती है हमारे बोन मैरो के अंदर, जहाँ हीमोग्लोबिन में उसका इस्तेमाल होता है, और इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी बनने शुरू हो जाते हैं, और ये एक साइकिल सा चलता रहता है। और जो एडिशनल है वो जाता है लिवर में, और लिवर उसको स्टोर कर लेता है, और जैसे ज़रूरत हो वैसे उसको इस्तेमाल करता है। तो ये पूरा एक मेटाबॉलिज्म है, एक पूरा चक्र है कि आयरन हमारे शरीर में किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और आप देखें, ये थोड़े नंबर्स हैं कि हमारे लिवर में लगभग 1 ग्राम के लगभग आयरन हर वक्त रहता है, जो एक स्टोरेज पॉइंट का काम करता है। मसल्स में लगभग आधा ग्राम, और इरिथ्रोसाइट्स मतलब जो हमारे आरबीसीज हैं, उनके अंदर लगभग 2.5 ग्राम। तो और बाकी छोटे मोटे जो एब्जॉर्प्शन के टाइम के हैं कि हम एक दिन में लगभग 1 से 2 मिलीग्राम आयरन एब्जॉर्ब करते हैं, और 3 मिलीग्राम के लगभग हमारे ब्लड सिस्टम में घूम रहा है। तो मोटा मोटा आप देखें तो लगभग 4 से 4.5 ग्राम आयरन हमारे पूरे शरीर में है। 4 से 4.5 ग्राम मतलब बहुत छोटी मात्रा समझने के लिए, पर ये बहुत सफिशिएंट है, और इसी की ओवरऑल हेल्थ का जो पैरामीटर है वो इसी नंबर से होता है। अब इसके कारण क्या है कि हमारे शरीर में आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हो सकती है। एक तो ये है कि हम ऐसी डाइट खा रहे हैं जो आयरन रिच ना हो। जितने भी आजकल प्रोसेस फूड्स हैं, जिनको हम कैफेटेरिया डाइट भी कहते हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, और जितने भी मैदा से बने हुए कॉम्प्लेक्स फूड्स हैं, उनके अंदर आयरन की मात्रा कम रहती है। तो उसकी ज़्यादा सेवन से भी आयरन डेफिशिएंसी होती है। अगर कहीं कुछ ब्लड लॉस हुआ हो, वो भी आयरन डेफिशिएंसी का कारण बनता है। और कुछ लोगों को आयरन एब्जॉर्ब भी नहीं होता, तो अगर एब्जॉर्प्शन डिफिकल्टी है तो वो एक बड़ा कारण है। बोन मैरो के डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे आयरन का प्रोसेस नहीं हो पाता, वो एक बड़ा कारण है। और एक और बड़ा कारण है जो हमारी किडनी कंप्रोमाइज होती हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ हैं या एक्यूट किडनी डिजीज़ हैं, क्योंकि किडनी भी एक हार्मोन को सिक्रीट करती है, इसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, और उसका काम होता है इस आयरन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल और रेगुलेट करना। तो अगर वहाँ कुछ दिक्कत हो तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया का एक बड़ा कारण बनते हैं। और इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब किसको ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं? जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके अपने साइकिल्स के इश्यूज होते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, उनको भी एक और जीवन को सपोर्ट देना होता है, तो उनके अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी के रिस्क बढ़ जाते हैं। और ऐसे लोग जिनकी सर्जरी हो रही हो, या फिर जो एडल्ट पॉपुलेशन है, उनमें भी इनके रिस्क काफ़ी रहते हैं। और इनके सिम्टम्स क्या हैं? जब आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया सेटअप होता है तो फटीग रहती है, थकान रहती है, सिर में दर्द रहता है, कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत आती है, जो बाल हैं वो जल्दी टूटते हैं, जो लिप्स हैं उसके ऊपर जल्दी क्रैक से आ जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन रहता है टंग्स के ऊपर, हार्ट बर्न्स रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है एसिडिटी की दिक्कत है, स्किन थोड़ी सी पीली हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठंड ज़्यादा सी लगती है, और जो नाखून हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, उनके ऊपर थोड़े थोड़े हल्के हल्के क्रैक आ जाते हैं, उनकी चमक कम हो जाती है। वो कलेक्टिव तौर से बताती है कि शरीर के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है और एनीमिया की तरफ जा रहे होते हैं। अब इनके जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, तो बताते हैं भाई आप अपनी डाइट में आयरन सप्लीमेंट वाले फूड ज़्यादा खाइए। बहुत सारे लोग मांसाहार का जो सेवन करते हैं वो लोग वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो उनका सेवन नहीं कर पाते हैं। फिर ओरल आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, आयरन की गोलियां, आयरन के टैबलेट, और जितने भी गवर्नमेंटल डिस्पेंसरीज हैं वहाँ तो लगभग हर एक महिला को वो 2 स्ट्रिप पकड़ा देते हैं
कि आप ये खाइए और इससे अपने बॉडी के अंदर आयरन का लेवल मेंटेन करके रखिए। और अगर उसके बावजूद भी बात ना बने तो फिर इंट्रावीनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, परफ्यूजन दिए जाते हैं ताकि शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बनी रहे, ट्रांसफ्यूजन्स होता है। और जो थोड़ा सा और इशू ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट ESA उनके इंजेक्शन दिए जाते हैं कि किडनी के अंदर थोड़ा सा एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़े तो आयरन का मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो जाए। तो ये 5 बड़े बड़े तरीके हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रेगुलेट करने का काम करते हैं। पर इनके कुछ अपने अपने चैलेंजेस हैं। जैसे अगर आप बहुत आयरन रिच डाइट खाते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन भी खराब हो जाता है। और जो आयरन का मोस्ट एडवांस फॉर्म है जिसका एब्जॉर्प्शन बेटर है, जो हीम आयरन है, उसका थोड़ा सा लेवल कम पाया जाता है बहुत सारी डाइट में, तो उससे दिक्कत हो जाती है। और जो लोग आयरन के एब्जॉर्प्शन के बीमारी से परेशान हैं उनको फिर और दिक्कत होती है क्योंकि वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, पर आयरन ज़्यादा खा रहे होते हैं तो स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, बड़ी आंतों में इन्फ्लेमेशन आ जाता है जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का कारण बनता है। और कुछ केस में तो कुछ अलग टाइप के सिंड्रोम भी आने शुरू हो जाते हैं। अब जो सप्लीमेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं उन आयरन टैबलेट्स के जो सिंथेटिक ओरल आयरन सप्लीमेंट्स हैं, इनका सेवन किया जाता है। बहुत सारे केसेस में सर आप देखेंगे कि जो लोग इन टैबलेट का सेवन कर रहे होते हैं उनके पेट में गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को स्टमक अपसेट रहता है और कुछ केसेस में वोमिटिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। और बहुत सारा आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता क्योंकि ये बायो अवेलेबल कम होता है, सिंथेटिक इन नेचर होता है, तो ये पूरा आयरन ऑक्साइड होकर मल के साथ बाहर निकलता है। तो जो स्टूल है, जो मल है, उसका रंग गहरा हो जाता है और वो कभी कभी देखने में लगता है कि अरे कोई दिक्कत आ गई है, क्योंकि जब बहुत गहरा डार्क कलर के फीसेस होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं हम बीमार तो नहीं हो गए। तो वो एक्चुअली जो हम आयरन खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उसी फॉर्म में बाहर निकलता है और जो मल का अपना रंग है जो गोल्डन ब्राउन कलर है उसकी जगह वो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक तक हो जाता है। तो बेसिकली जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में तो लग नहीं रहा, वो सब पूरा बाहर निकल रहा है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। और कुछ केसेस में तो कुछ लोग फेंट भी हो जाते हैं क्योंकि कुछ सिचुएशन बॉडी में इनके कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। अब जो दूसरा वाला तरीका है जहां लोग जब आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में उनको भर्ती कर उनको IV इंजेक्शन या फिर परफ्यूजन दिए जाते हैं, वो एक अपना चैलेंज है क्योंकि एक तो पेशेंट कंप्लायंस कम होते हैं और कोई भी शायद भर्ती होना नहीं पसंद करता है, तो वो एक चैलेंज के तौर पे आता है। पर काफ़ी लोगों में जिन लोगों को आयरन इन्फ्यूजन दिए जाते हैं उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, जो उनकी जीभ के ऊपर जो फीलिंग है वो थोड़ी सी मेटेलिक फीलिंग आने लगती है, अनप्लेजेंट टेस्ट आने लगते हैं, नोजिया आ जाता है और जहाँ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जहाँ परफ्यूजन लगाए जाते हैं वहाँ भी रिएक्शन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, हेडेक और डिजीनेस साथ साथ रहता है। तो ये भी सिंथेटिक आयरन इंजेक्शंस के थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो तीसरा वाला और जो फाइनल वाला वर्जन है कि एरिथ्रोपोइसिस को कंट्रोल करने वाले एजेंट जिनको ESA कहते हैं, उनका जब आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये बहुत महंगे आते हैं, ये लगभग एक इंजेक्शन 2500 से 3000 के बीच में आता है और वो हर हफ्ते में एक लगाना पड़ता है कि शरीर के अंदर जो किडनी है, किडनी को थोड़ा सा जो सपोर्ट मिले और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन EPO वो हमारे शरीर में ज़्यादा पहुँचे, अच्छी मात्रा में बने, तो जो EPO है उसका लेवल बढ़ेगा तो फिर EPO थेरेपी से वो हमें हेल्प मिलेगी और बोन मैरो के अंदर जाकर थोड़े ज़्यादा अमाउंट में RBC बनेंगे, आयरन वहाँ ज़्यादा पैक होगा और एनीमिया से हम लड़ पाएंगे। इनके भी ऑफ कोर्स एडवर्स इफेक्ट आते हैं कि कुछ लोगों को इसका रेजिस्टेंस रहता है, डिजीनेस, नोजिया तो बहुत कॉमन है और कई लोगों को बुखार और हाइपरटेंशन भी टेम्पररी बन जाता है। अब इन सब का अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या है? इतने सारे कॉम्प्लिकेशन तो हैं सिंथेटिक ड्रग्स की जो हम बात करते आ रहे हैं, सिंथेटिक न्यूट्रोसिल की जो बात करते आ रहे हैं, अगर हम उनके मुकाबले देखें तो आपके पास वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स क्या हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हर्बल है, नेचुरल है और क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आयुर्वेद में जो क्लासिकली डिफाइंड है और पूज्य आचार्य जी ने बहुत अच्छे से हमें एक बार समझाया था कि अलग अलग टाइप की भस्म होती हैं, अलग अलग टाइप के आयरन के फॉर्म्स होते हैं जो आयुर्वेद में इस्तेमाल किए जाते हैं और जो उसमें सबसे अच्छा, सबसे 100
सॉफ्ट, सबसे बायोकम्पैटिबल है वो मंडूर है। मंडूर एक तरीके का आयरन फॉर्म है जो सॉफ्ट होता है, उसको प्रोसेस करके अगर हम भस्म बनाते हैं, मंडूर भस्म बनाते हैं, और उसके साथ अगर हम देते हैं रोजी हिप्स, मतलब जो गुलाब के फ्रूट्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट, और स्पिनच मतलब पालक का एक्सट्रैक्ट, इन सबको अगर आप साथ रखते हैं तो ये एक अच्छे फॉर्मुलेशन के तौर पर आते हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ भी रखा हुआ है न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स नेचुरल। ये आयरन सप्लीमेंटेशन का बहुत अच्छा एजेंट है, बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। ये वीकनेस को कंट्रोल करता है, इसमें कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं, इसके जो बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं वो नेचुरली पैक्ड हैं, विटामिन सी और फोलिक एसिड के एक अच्छे स्रोत हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसे इशू नहीं है जो हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ करते हों। इसका लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो आयरन डेफिशिएंसी का रूट कॉज है उसके ऊपर जाके ये हेल्प करता है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं तो ये एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आता है कि भाई ऐसा करना है तो ऐसा ही क्यों करना है, आयरन के साथ विटामिन सी देने का क्या फ़ायदा है, आयरन के साथ फोलिक एसिड देने का क्या फ़ायदा है। मतलब मंडूर भस्म से आयरन आ रहा है, रोज हिप से विटामिन सी आ रहा है, और स्पिनच के एक्सट्रैक्ट से, पालक से फोलिक एसिड आ रहा है। तो विटामिन सी के प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ये बात अच्छे से लोगों को समझ में आती है, और साइंटिफिक फेटर्निटी भी ये बात मानती है। फिर हम लोगों ने कुछ इस पर अक्सर एक्सपेरिमेंट किए। हमारी नैनोबायोलॉजी की टीम डॉक्टर कुणाल भट्टाचार्य जी ने इस पर काम किया और देखा कि अगर हम मंडूर भस्म के साथ काम करना शुरू करें और उसको विटामिन सी के साथ एनकैप्सुलेट करें, मतलब उसके ऊपर उसकी कोटिंग करें, तो क्या हम इस आयरन की बायो अवेलेबिलिटी और अच्छी कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न था जिस पर हम लोगों ने काम किया और देखा कि अगर हम मंडूर भस्म को, जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है जो आयुर्वेदा में अच्छे से लिखे हुए हैं, क्या उसको आप और पोटेंट बना सकते हैं, क्या आप उसको और बेटर बना सकते हैं। तो इस प्रश्न के साथ हमने काम करना शुरू किया, और कुछ आगे वाली स्लाइड्स में मैं वही दिखाऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे रहे। और जो हम बात करते हैं नैनो बायोलॉजी की, नैनो साइंस की, आयुर्वेदा में उसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन ये दिखाई दे रहा है। वैसे सर आप देखें आयुर्वेदा में जितनी भस्म है वो सब नैनो पार्टिकल्स ही हैं, सबका साइज 200 नैनोमीटर से लगभग कम ही होता है, और ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि इनका पार्टिकल साइज सही हो, इनका एब्जॉर्प्शन बेटर हो। तो सबसे पहले हमने काम करना शुरू किया, ये मंडूर भस्म है, और इसको जब आप कोट कर देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के साथ, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी के साथ, तो आप देखिए इनका जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ये हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से करके देखा, और देखा कि जब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर है ये मंडूर भस्म के हैं, और ये एस्कॉर्बिक एसिड और मंडूर भस्म के दोनों से कोट किए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं इनके पार्टिकल थोड़े से साफ सुथरे हो गए हैं और एक तरीके से होमोजीनियस से हो गए हैं। इनका अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस करके देखें कि कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से तत्व इनके अंदर हैं, तो वो आप देखें मंडूर भस्म के अंदर लार्जली या तो ऑक्सीजन और आयरन सबसे ज़्यादा है। आयरन लगभग 40% के लगभग है, और जब इसको आप कोट कर देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड से तो ये नंबर लगभग कंसिस्टेंट रहते हैं, जो बताते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर अच्छा आयरन अभी प्रेजेंट है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कोटिंग इनके ऊपर है। और फिर आप देखें कि इनका कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जो हम ये देखना चाह रहे थे कि अलग अलग पीएच कंडीशंस में वो कितने डिजोल्व हो रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम सिमुलेट करें जो हम खाना खाते हैं तो जिस तरीके से हमारा भोजन है उसका पाचन होता है, मुंह से लेके बड़ी आंत तक किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, अगर हम वो सिमुलेट करने का प्रयास करें और अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स बनाएं, माउथ फेस के लिए हम सिमुलेटेड सलाइवा बनाएं, स्टमक फेस के लिए सिमुलेटेड गैस्ट्रिक जूस बनाएं, और इंटेस्टीन के लिए सिमुलेटेड इंटेस्टीन फ्लूइड बनाएं, और उसके अंदर इनको रख के देखें और देखें कि किस तरीके का रिलीज हो रहा है, कितना आयरन रिलीज हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही क्रिटिकल थे, और हमने पाया कि अगर आप मंडूर भस्म को एज सच यूज करते हैं तो थोड़ा सा तो आयरन रिलीज होता है, मुंह में कम होता है, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टीन में ज़्यादा होता है। पर लेकिन आप जब इसको कोट कर लेते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के साथ, विटामिन सी के साथ, तो आप देखें ये नंबर बहुत बढ़ जाते हैं, लगभग 2.5-3 गुना ज़्यादा आयरन रिलीज हो सकता है जब विटामिन सी उसके साथ होता है। तो बेसिकली जो हमारा एंशिएंट साइंस है उसका एक कदम आगे बढ़ के ड्रग डिस्कवरी की जो बात है, जो एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली बात है, जो दो चीज़ों को मिला के हम एक और अच्छी एफिकेसी ले सकते हैं, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है। और इसके साथ आप फिर ये देख सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन सेल्स हैं कहीं इनमें कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं
आ रहे हैं, क्या इनको अच्छे से टॉलरेट कर पा रहे हैं। हमने वो एक्सपेरिमेंट भी किए और कैको2 सेल्स पे काम करके देखा कि जब आप मंडूर भस्म दे रहे हो या मंडूर भस्म के साथ एस्कॉर्बिक एसिड की जो कैप्ड पार्टिकल्स हैं वो दे रहे हो, दोनों बहुत अच्छे से टॉलरेट होते हैं, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, सेल्स की बायोबिलिटी चेंज नहीं होती। पर लेकिन आप जब इनको कैलकुलेट करें कि आयरन कितना जा रहा है इन सेल्स के अंदर, और जब आप उनको ट्रीट करके देखते हैं तो मंडूर भस्म का एक अच्छा अपटेक होता है, वो भी डोज डिपेंडेंट है। लगभग 300 माइक्रोग्राम पर ml अगर आप मंडूर भस्म देते हैं तो वो जाके लगभग 200 माइक्रोग्राम तक कन्वर्ट होता है इन सेल्स के अंदर। पर लेकिन जब आप इनको दे रहे होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के साथ, विटामिन सी के साथ, तो ये नंबर लगभग 1.5 गुना 2 गुना तक बढ़ जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी वाली बात है जो हमें बताती है कि इन दोनों चीज़ों को साथ लेने से, इनको कोट करके लेने से हम अच्छी आयरन की अपटेक बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली हमें रोजी हिप्स जो विटामिन सी का स्रोत है, फोलिक एसिड जो आयरन का अच्छा कैरियर है, और साथ में मंडूर भस्म, इन तीनों को अगर हम साथ लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर आयरन की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन और बढ़िया हो जाएगा। इस फाइंडिंग को लेकर हम एक बड़े जर्नल के पास गए थे और एक जर्नल, इसका नाम है बायोलॉजिकल ट्रेस एलिमेंट रिसर्च, और हमने पहली बार ये बताया कि अगर हम इस नैनो मंडूर भस्म पे काम करें तो हम इसको और एडवांस कर सकते हैं, और इसके ऊपर जब हम एस्कॉर्बिक एसिड की कोटिंग करते हैं तो सिनर्जिस्टिक तरीके से आयरन की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है और एनीमिया ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमने पहली बार देखा कि आयुर्वेद की जो भस्म है उनको भी और पोटेंट किया जा सकता है, और 2-3 चीज़ों को साथ मिलाकर जब हम चलते हैं तो इंटीग्रेटेड तरीके से, सिनर्जिस्टिक तरीके से हम अच्छे हेल्थ बेनिफिट ले पाते हैं, अच्छे ट्रीटमेंट बेनिफिट ले पाते हैं। इनके ऊपर हमने और भी काफ़ी रिसर्च किए, इनके जो टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल्स हैं, सेफ्टी प्रोफाइल्स हैं, उन पर भी काम किया। एनिमल एक्सपेरिमेंट में भी करके देखा कि जो एब्जॉर्प्शंस हैं इन नैनो मंडूर भस्म के एस्कॉर्बिक एसिड के साथ वो अच्छे होते हैं, और प्योर जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनके मुकाबले आप कंपेयर करके देखें तो आयरन की एफिशिएंसी, आयरन की बायो अवेलेबिलिटी और आयरन का टोटल शरीर में स्वांगीकरण अच्छा हो जाता है, और जो नेचुरल प्रोसेस है वो बढ़िया तरीके से हमारे आयरन मेटाबॉलिज्म को बना कर रखता है। तो सर, जो हमने देखा कि सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल, सिंथेटिक वर्सेस आयुर्वेदिक, अगर आप उनको करके देखें तो आयुर्वेदिक ड्रग्स लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के आते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और जो बीमारी का रूट कॉज है वहाँ पे वो उसको अटैक करते हैं और हमारे शरीर को हेल्दी और हैप्पी बनाए रखते हैं। तो आज हमने ये आयरन के बारे में देखा, न्यूट्रास्यूटिकल्स में सिंथेटिक्स का जो जितना ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है उसके मुकाबले नेचुरल, हर्बल, आयुर्वेदिक ड्रग्स कैसे काम करते हैं हमने वो देखा।